नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करता हूँ आज का अपना नोट्स। रफनेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा। तो रफनेस की सबसे पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं। क्या होता है डेफिनेशन? डेफिनेशन में कह रहा है इट इज इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस की असमानता। ठीक है, इरेगुलरिटीज का मतलब होता है असमानता, यानी कि खुरदरापन। कई बार हम कहते हैं ना कि प्लेन हमारा सरफेस है, ये खुरदरा आ रहा है, खुरदरापन है, तो उसका मतलब होता है इरेगुलरिटीज है सरफेस में, उसकी रफनेस सही नहीं है। ठीक है, जितना ज़्यादा खुरदरापन होगा सरफेस में उतनी ही ज़्यादा रफनेस हमारी आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी बेसिक सिंबल। इसका बेसिक सिंबल कुछ इस तरीके का बना होता है। ठीक है, ये टिक का निशान होता है, टिक का निशान इस तरीके का। मान लीजिए ये कोई सरफेस है आपका और सरफेस के ऊपर आपको इस तरीके का सिंबल मिलेगा, तो वो होता है आपका रफनेस का सिंबल। ड्राइंग में भी बहुत सी जगह दिया हुआ होता है। तो मान लीजिए ये आपकी लेंथ x है। ठीक है, तो ये आपकी 3x होगी, यानी कि इस लेंथ का 3 गुना हो जाएगा ये। ठीक है, और यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है माइक्रोमीटर। ठीक है, इस तरह की ये माइक्रोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ सिंबल, कितने प्रकार के सिंबल है इसके। तो ड्राइंग में आपको ये 3 प्रकार के दिए हो सकते हैं, 3 अलग अलग प्रकार से। तो सबसे पहला है ये, मान लीजिए यहाँ पर आपकी कोई रेफरेंस की वैल्यू दी हुई है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है 1.6। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ भी दे सकता है वो सब। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले सिंबल की। मान लीजिए ये कोई आपका सरफेस है और आपको इस तरीके से आपको कोई वैल्यू दे दी, और ठीक है, और आपका सरफेस का सिंबल दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि आप रफनेस, आपने 1.6 रफनेस मेंटेन करनी है। आप चाहे मटेरियल को रिमूव करके करें या मटेरियल विदाउट रिमूव करके करें। ठीक है, आपके पास ऑप्शनल है दोनों। इधर आप मशीनिंग भी कर सकते हो और विदाउट मशीनिंग भी आप रफनेस मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, अगला मेथड है इस तरीके का, आपको ड्राइंग में इस तरीके का भी दे देगा। ठीक है, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें सिर्फ सिंबल दिया हुआ है सिंपल, और इसमें क्या दिया है, एक लाइन दे दी यहाँ पे, और ऊपर आपको कोई भी रेफरेंस की वैल्यू दे दी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको मशीनिंग करनी है, वहाँ से आपको मेटल रिमूव करना है, और वहाँ से मेटल रिमूव करके रफनेस मेंटेन करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने 1.6 रफनेस मेंटेन करनी है, और बाई मशीनिंग का, वहाँ पर मशीनिंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यानी कि मेटल रिमूव करना है। तीसरा सिंबल आपको दिया हुआ मिलेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, बीच में क्या दे देगा आपको, ओ का सिंबल दे देगा आपको। ठीक है, और सिंबल बना देगा यहाँ पे ये रफनेस का, और ऊपर कोई भी रफनेस की वैल्यू लिख देगा। तो करो यहाँ पे लिख दी 1.6। तो इसका मतलब ये है कि आपको विदाउट मेटल रिमूव करके आपको वहाँ से मशीनिंग नहीं करनी है, मेटल रिमूव नहीं करना है, एज इट इज़ आपको वहाँ पे 1.6 रफनेस मेंटेन करनी है। ठीक है, जरूरी नहीं है 1.6 दिया हुआ मिले, आपको कुछ भी वैल्यू दे सकता है, एज ए ये कस्टमर की डिमांड होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम रफनेस पैरामीटर की। रफनेस के कौन कौन से पैरामीटर होते हैं? तो सबसे पहले RZ, RA, RY, RMS, RP, RB। ठीक है, ये रफनेस के पैरामीटर। और भी बहुत से होते हैं, RSK भी होता है, RQ भी होता है, RMAX भी होता है। ठीक है, तो इनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ RZ और RA के ऊपर। ठीक है, और इनके ऊपर से मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पार्ट 2 पे। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे RZ और RA पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल ऑफ RA इंडिकेशन, क्योंकि RA इंडिकेशन और RZ इंडिकेशन दोनों ड्राइंग में अलग अलग प्रकार से होते हैं। RA का सिंबल अलग मिलेगा और RZ का सिंबल अलग मिलेगा। वो किस तरीके से मिलेगा, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको इस तरीके का सिंबल मिले, बेसिकली इस तरीके का। ठीक है, ये तो इसका मतलब होता है आपको RA मांगी हुई है ड्राइंग में 6.3। ठीक है, मैक्सिमम RA आप 6.3 मेंटेन कर सकते हो। वहाँ पे ये लिखा हुआ है वैन इंडिकेटिंग द अपर लिमिट ओनली। ठीक है, जब आपको कोई अपर लिमिट दे दे, ठीक है, तो वहाँ पर आप इस तरीके का सिंबल हुआ मिलेगा रफनेस का। रफनेस की वैल्यू यहाँ मिलेगी इस सरफेस के ऊपर, जो ये लाइन होती है इसके ऊपर। इस लाइन का क्या मतलब है, हमने अभी पीछे डिस्कस किया था। इस लाइन का मतलब है कि वहाँ से आपको मेटल रिमूव करना है। ठीक है, तो और मेटल रिमूव करके आपको RA मेंटेन करनी है 6.3। इसका मतलब ये है सिंबल का। ठीक है, अच्छा, अब आपको यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों दी हुई मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि आपको जो रफनेस है वो 6.3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 1.6 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आपको क्या मेंटेन करनी है, RA मेंटेन करनी है। किस मेथड से करनी है, ये जो लाइन दे दी यहाँ पर, मशीनिंग के द्वारा मेटल रिमूव करके आपको RA जो 6.3 और 1.6 के बीच में मेंटेन करनी है। ठीक है, तो ये तो हो गया RA का इंडिकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं
आर जेड का इंडिकेशन। आर जेड आपको किस तरीके से दिया हुआ मिलेगा ड्राइंग में, वो मिलेगा आपको इस तरीके का था, ठीक है। आपको ये दे देगा यहाँ पर, मतलब इसका मतलब मशीनिंग है, ये लाइन दे दी यहाँ पर, इसका मतलब कि यहाँ पर मशीनिंग करनी है आपको, और आर जेड जो मेंटेन करनी है वो 6.3 करनी है, यानी कि इसमें सिर्फ अपर लिमिट दी हुई है, आपको 6.3 से ज़्यादा आर जेड नहीं रखनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आर जेड चाहे लिखे या ना लिखे, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अगर आर जेड नहीं भी लिखा हुआ होगा तो भी कोई बात नहीं, वहाँ पर हमें आर जेड मेंटेन करनी है। अंडर रूट के नीचे अगर कोई वैल्यू दी हुई मिले तो वहाँ पर आर जेड होता है, और अगर यहाँ पे कोई वैल्यू दी हुई मिले उसका मतलब होता है आर ए, जैसे कि इस सिंबल में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों दे दी यहाँ पे, 6.3 और 1.6। अगर आपको इस तरीके से मिले तो इसका मतलब ये है कि आपको आर जेड मेंटेन करनी है 6.3 और 1.6 के बीच में, यानी कि 1.6 से कम नहीं होनी चाहिए और 6.3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके बीच में आपको आर जेड मेंटेन करनी है बाई मशीनिंग, क्योंकि एक ये लाइन दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। लाइन का क्या मतलब है, मशीनिंग करना है, ठीक है। अगर लाइन की जगह यहाँ पर मान लो ओ दे देता है इस तरीके का और लाइन नहीं देता है तो इसका मतलब ये है कि आपको विदाउट मेटल रिमूविंग, आपको बिना मेटल रिमूव किए हुए है आपको आर जेड मेंटेन करनी है 6.3 और 1.6 के बीच में, ठीक है। ये रेफरेंस की वैल्यू होती है, यहाँ पर एज ए कस्टमर की डिमांड होती है, वो कुछ भी दे सकता है, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप जरूरी नहीं ये मत समझना कि सिर्फ 6.3 ही मेंटेन करनी है, नहीं, ये कस्टमर की डिमांड होती है, वो कुछ भी दे सकता है आपको, ठीक है। और यहाँ पर क्लियरली इंडिकेशन भी लिखा हुआ है, द नोट भी है यहाँ पे, द इंडिकेशन ऑफ आर ए एंड आर जेड आर डिफरेंट एज पर स्टैंडर्ड JIS की फुल फॉर्म है जैपनीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, ठीक है दोस्तों। एज पर JIS स्टैंडर्ड आर ए और आर जेड का इंडिकेशन आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है। या तो आपको लिख भी देगा ड्राइंग में कि आर ए मेंटेन करो या आर जेड मेंटेन करो। अगर कुछ लिखा हुआ नहीं होता है और इस तरीके का आपको सिंबल मिलता है तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब आर ए और इसका मतलब आर जेड, ठीक है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक आर ए। आर ए क्या होती है, आर ए आपको सबको पता है दोस्तों, आर ए क्या होती है, रफनेस एवरेज। आर का मतलब रफनेस, ए का मतलब एवरेज, ठीक है। जो ये अपना जो ये प्रोफाइल बनता है इस तरीके का, जब आप लोग स्टाइलस से आपको सरफेस को ट्रेस कराते हो तो कुछ सॉफ्टवेयर में आपको इस तरीके का ये वेव दिखाई देती है अप्स एंड डाउन, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपका सरफेस होता है और उसमें ये वेव बनती है, तो इन सबका एवरेज होता है आर ए, ठीक है। इन सबको ऐड करके और उसको डिवाइड किया जाएगा तो एवरेज आ जाएगा आपका, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला से डिवाइड होता है, फॉर्मूला क्या होता है, आर ए का समेशन I = n YN। YN क्यों लिया, क्योंकि जो रफनेस है जो आप ट्रेस करा रहे हो ये y एक्सिस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। x प्लस ये एक्सिस हो गया आपका x प्लस और ये एक्सिस हो गया आपका x माइनस, और आपने ये y एक्सिस के अकॉर्डिंग आपको ट्रेस कराया। और मान लीजिए ये आपकी मीन लाइन है सरफेस की, और जब आपने इस सरफेस को ट्रेस कराया तो आपकी इस तरीके की कोई प्रोफाइल आई, ठीक है। और इस प्रोफाइल का एवरेज कहाँ आया, ये जो रेड लाइन दिखाई दे रही है ये क्या आया, इस प्रोफाइल का एवरेज, ठीक है। तो जो ये प्रोफाइल का एवरेज है और जो ये एक्चुअल सरफेस है इनके बीच का डिस्टेंस होता है आर ए, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आर जेड की। आर जेड क्या होता है, टोटल हाइट ऑफ प्रोफाइल, या हम इसको बोल सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोफाइल। तो क्या होता है ये, डिस्टेंस बिटवीन टॉप पीक पॉइंट टू डीप वैली पॉइंट, ठीक है। जो मीन लाइन से जो टॉप पॉइंट होता है उसको बोलते हैं टॉप पीक पॉइंट, और जो मीन लाइन से जो नीचे होता है उसको बोलते हैं टॉप डीप पॉइंट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टॉप पीक पॉइंट टू वैली पॉइंट, तो जो ये यहाँ का डिस्टेंस हो गया पीक पॉइंट का और वैली पॉइंट का जो ये डिस्टेंस है वो हो गया हमारा आर जेड, ठीक है। और जो मीन लाइन से जो ऊपर होता है पीक पॉइंट उसको हम आर पी बोलते हैं, ठीक है। और जो मीन लाइन से जो नीचे होता है वो बोलते हैं आर वी, ठीक है। ये भी रफनेस पैरामीटर होते हैं आर पी और आर वी, ठीक है। तो अगर ये हो गया हमारा आर जेड का फॉर्मूला, आर जेड = आर पी हो गया प्लस आर वी हो गया, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। हम यहाँ पर आर जेड को हम आर वाई भी लिख सकते हैं, क्या हो गया यार, आर जेड को हम आर वाई भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं वो मैं थोड़ी देर में बताऊँगा आपको। और आर वाई का दूसरा नाम क्या होता है हमारा, आर वाई का दूसरा नाम होता है आर मैक्स, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम रफनेस। ये क्या हो गया, ये मैक्सिमम हाइट तो होगी रफनेस की यार, यानी कि आप कह सकते हो कि प्रोफाइल की मैक्सिमम हाइट ही हो गई टॉप पिक पॉइंट टू टॉप वैली पॉइंट, इसलिए हम इसको आर मैक्स भी बोलते हैं। लेकिन हम इसको आर जेड भी क्यों बोलते हैं वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। उसके बाद हम समझते हैं
उसे RZ JIS क्या होता है, जैपनीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। ये होती है 10 पॉइंट मीन रफनेस, यानी कि एवरेज टॉप 5 पीक पॉइंट टू द टॉप 5 डीप वैली पॉइंट। ठीक है, आपकी मान लीजिए ये कोई प्रोफाइल है, इसके जो टॉप 5 पीक पॉइंट है उसका और प्लस जो डीप वैली पॉइंट है 5 उसका एवरेज होता है। फॉर्मूला क्या होता है, YP1 प्लस YP2 प्लस YP3 प्लस YP4 प्लस YP5 प्लस YV1 प्लस YV2 प्लस YV3 प्लस YV4 प्लस YV5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5। ये होता है RZ का फॉर्मूला। ठीक है, ये जो RZJIS है, इसको हम RZ लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, चलिए मैं बताता हूँ आपको। ये जो आपका जो यहाँ पर जो टेबल दिखाई हुई है, ये जो टेबल है ये अकॉर्डिंग टू JIS B0601 जो स्टैंडर्ड है, जैपनीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये हो गई टाइप ऑफ रफनेस, ये हो गया मैक्सिमम हाइट रफनेस जो हमने अभी डिस्कस किया, ये मैक्सिमम हाइट रफनेस। दूसरा हो गया 10 पॉइंट मीन रफनेस जो हमने ये डिस्कस किया। ठीक है, तीसरा क्या हो गया अर्थमेटिक मीन रफनेस जो हमने पीछे डिस्कस किया, जिसको हम RA बोलते हैं। ठीक है, तो एज पर स्टैंडर्ड JIS 1994 में ये था, इसका सिंबल था RY, जो कि अब 2001 में चेंज होके हो गया हमारा RZ। ठीक है, और जो 10 पॉइंट मीन वाली रफनेस थी उसको हम बोलते थे RZ, जिसको बदल के 2001 में RZJIS कर दिया गया, और जो RA है उसका कोई सिंबल चेंज नहीं हुआ, वो एज इट इज़ है। ठीक है, तो आप अगर सिंपली कहें तो हम ये हमारा जो है वो न्यू स्टैंडर्ड है। ठीक है, जिसको सिंबल चेंज कर दिया गया, और ये हमारा ओल्ड स्टैंडर्ड है। लेकिन हम अभी ओल्ड स्टैंडर्ड पे ही चलते आ रहे हैं, किसको इसी के बारे में पता ही नहीं है कि इसका सिंबल भी चेंज हो गया है। ठीक है, लेकिन इसलिए जो लोग हैं वो अभी RY और RZ और RA को यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, RZJIS या RZ को किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो मैं आपको कह रहा था कि RZ को RY भी लिख सकते हैं, और जो ये RZJIS है इसको हम RZ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और RY का दूसरा नाम क्या हो गया, RMAX। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एज पर JIS स्टैंडर्ड, इसलिए ये नीचे लिखा हुआ भी है, द अबव इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन JIS B0601, हावेवर सम सिंबल वर रिवाइज्ड, कुछ सिंबल को रिवाइज कर दिया गया है, जैसे कि RY को RZ को RZJIS। ठीक है, रिवाइज्ड एज शोन इन टेबल में दिखाया हुआ है, अकॉर्डेंस विद ISO स्टैंडर्ड JIS B0601 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पर स्पेशली एक नोट्स और लिखा हुआ है, RZ वाज एलिमिनेटेड, जो ये RZ है इसको एलिमिनेट करके RZJIS कर दिया गया। RZ was eliminated from 2001 version, but it still remains RZJIS reference. It was popular in Japan, ये जापान में पॉपुलर है। ठीक है दोस्तों, आगे कुछ स्टैंडर्ड दिया हुआ है। आगे है स्टैंडर्ड फॉर टर्म्स एंड डेफिनेशन के लिए, जो इस रफनेस का जो स्टैंडर्ड है, जो रफनेस के जो पैरामीटर होते हैं और उन पैरामीटरों के जो सिंबल होते हैं और जो डेफिनेशन होती हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड दिया हुआ है ISO 1302 2002 में। ये लास्ट टाइम रिवाइज हुआ था। स्टैंडर्ड का नाम है ISO 1302। ठीक है, ये क्या कहता है, ये स्टैंडर्ड कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस स्टैंडर्ड द टर्म्स एंड डेफिनेशन। ठीक है, जो तरह तरह के जो सिंबल होते हैं रफनेस पैरामीटर के, अलग अलग रफनेस पैरामीटर होते हैं, अलग अलग सिंबल होते हैं, और उनकी अलग अलग डेफिनेशन भी होती है। तो वो कह रहा है कि वो दिए हुए हैं इन स्टैंडर्ड में। कौन कौन है स्टैंडर्ड है ये, चलिए पढ़ते हैं। ये है ISO 3274, ISO 4287, ISO 4288, ISO 102091, ISO 11562, ISO 135652, ISO 135653, ISO 14601 आर द फॉलोइंग अप्लाई। ये जो स्टैंडर्ड है ISO 1302, ये कहता है कि आप टर्म्स एंड डेफिनेशन के लिए आप इन स्टैंडर्ड में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो, और वो स्टैंडर्ड आपको परचेज करना पड़ेगा। आप गूगल करोगे तो गूगल भी आपको परचेज करने के लिए ही बोलेगा। ठीक है, लेकिन जो ये GIS जो स्टैंडर्ड है
वो रेफरेंस करता है ISO 4287 को रेफरेंस करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया हुआ है इस स्टैंडर्ड का, ठीक। ये जो ISO 4287 जो है वो जैपनीज़ वाले स्टैंडर्ड भी में इस्तेमाल होता है। इसलिए इस जो ISO 427 है उस स्टैंडर्ड में RZ को RY को RZ भी लिखा हुआ है और RZ को RZJIS लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू ISO स्टैंडर्ड 4287 में, ठीक है। तो ये बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं, और भी स्टैंडर्ड हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, और भी स्टैंडर्ड हो सकते हैं। आप उनको रेफ़र कीजिए, अब आप उनको स्टडी कीजिए। कुछ डाउट्स लगे आप कमेंट में सेक्शन में बताइए, मैं आपको ज़रूर सोल्व करके बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ RA और RZ और RY या RZ मैक्स भी हम बोल सकते, R मैक्स भी हम बोल सकते हैं, उनके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। ये कह रहे हैं कि इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज पैरामीटर। हम सबसे पहले RA की बात कर रहे हैं। RA कहता है इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज पैरामीटर टू मॉनिटर ए प्रोडक्शन प्रोसेस। ये कह रहा है कि जो आपका जो भी कोई प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है उसके फिनिशिंग को, उसकी रफनेस को, प्रोसेस के कंपोनेंट जो आपका बना आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए आप मोस्टली कॉमन यूज होता है RA। और जो RA है वो मोस्टली इंडस्ट्री में यूज होता है। 90% ड्राइंग में सिंबल इस्तेमाल होने वाला RA ही है, ठीक है। RA को हम 90% यूज़ करते हैं। दूसरा कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ऑन ए ड्राइंग इफ़ नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। अगर आपको कुछ लिखा हुआ नहीं है कि आपको क्या मेंटेन करना है, आपको पता नहीं है, वो ड्राइंग में भी नहीं दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे RA का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इसलिए ये कह रहा है कि ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है, ठीक है। दूसरा ये थर्ड पॉइंट कह रहा है कि स्टेटिस्टिकली ए वेरी स्टेबल एंड रिपीटेबल पैरामीटर। ये कह रहा है कि RA जो है वो बहुत ही स्टेबल और रिपीटेबिलिटी वाला पैरामीटर है। अब ये बहुत ही स्टेबल है और इसकी जो रिपीटेबिलिटी है वो भी अच्छी होती है। आप इसको चाहे रेफरेंस को आप बार बार चेक करोगे एक ही जगह पे तो आपको रिपीटेबिलिटी आपको दिखाएगा, ठीक है। और RZ के लिए कह रहा है कि RZ इज़ मोर सेंसिटिव देन RA। RZ जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है RA के। क्यों होती है? क्योंकि जो RZ होता है वो होता है 4 टाइम्स इंटू RA। मैं ये एग्जैक्ट नहीं होता ये कि ये तो बिल्कुल ही 4 का RA का 4 टाइम एग्जैक्ट होता है, हाँ, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम ही होता है RA का। अप्रोक्सीमेटली आपको नियर अबाउट आपको RZ के, अगर RA को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको नियर अबाउट RZ के साथ में ही ले जाएगा, ठीक है, RZ के आसपास, ठीक है। तो इसलिए ये RZ जो होता है वो 4 टाइम होता है RA का। तीसरा कह रहा है कि R max इज यूजफुल फॉर सरफेस वेयर ए सिंगल डिफेक्ट इज नॉट अलाउड। ये कह रहा है कि आप जरा सा भी डिफेक्ट अलाउड नहीं है। आपका कोई सरफेस है और वहाँ पर कोई जरा सा भी डिफेक्ट अलाउड नहीं है। मान लीजिए कोई सरफेस है, ये आपका कोई सरफेस है ये, और आपको सरफेस में कोई स्क्रैच आ जाती है किसी कारणवश, ठीक है, और वो अलाउड नहीं है, तो आप उसको चेक कर सकते हो R max के अकॉर्डिंग, ठीक है। R max क्या कहता है? मैक्सिमम टॉप पीक पॉइंट टू द टॉप वैली पॉइंट का डिस्टेंस होता है RY, या RY का दूसरा नाम क्या है? R max, ठीक है। तो अगर आपके सरफेस में कहीं आपको कोई स्क्रैच नज़र आ जाती है तो वहाँ पे आप रफनेस चेक करके या RY चेक करके, R max चेक करके आप बता सकते हो कि वहाँ पर कितना है। क्योंकि R max क्या होता है? ये टॉप पीक पॉइंट और वैली पॉइंट का डिस्टेंस बताता है। जब आप स्क्रैच के ऊपर आपको चेक करोगे रफनेस, तो आपको बता देगा, इंडिकेट कर देगा कि आपकी जो है RY इतनी आ रही है। तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा जो स्क्रैच है वो कितना डेप्थ में है, कितनी डेप्थ में जाके लगा है स्क्रैच, ठीक है। उससे आपको R max में आपको ये सबसे बड़ा हेल्प मिलेगा, ठीक है। अगला है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सरफेस फिनिश। जो आपका जो सरफेस फिनिश है और आप जब ट्रेस कराते हो तो कई बार क्या होता है, आपका ये प्रोफाइल बनती है ना इस तरीके की, अप्स एंड डाउन बनती है। कई बार क्या होता है आपकी प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा ख़राब बनती है, ऐसे 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 ऐसे। और कई बार क्या होता है आपकी प्रोफाइल लाइक इस तरीके से बहुत ही फाइन सरफेस बनती है, बिल्कुल फाइन, आराम सीधा सीधा जाएगा, ठीक है। वो किस कारण के वश होता है? वो एक तो डिपेंड, अगर आपकी जो प्रोफाइल जो है वो बहुत ही ख़राब बन रही है तो आपकी जो प्रोफाइल वो ऐसे ऐसे आएगी सरफेस की, बहुत ही अप्स एंड डाउन, ठीक है। इसका मतलब आपका जो सरफेस है या प्रोफाइल है वो बहुत ही ख़राब बन रही है, ठीक है। और अगर आपकी जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल ऐसे ऐसे आई स्मूथ और सिंगल लाइन में इस तरीके की, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो बहुत ही फाइन ट्यून है, बहुत ही स्मूथली है। तो वो किस कारण पे डिपेंड करती है? ये कह रहा है कि आपका जो प्रोफाइल है ख़राब आने के क्या क्या चांस है। अगर हम सीधे सीधे समझें तो क्यों क्या क्या चांसेज हैं? सबसे पहले डिपेंड करता है मशीनिंग पैरामीटर पे। मशीनिंग पैरामीटर क्या हो गया? कटिंग स्पीड हो गई, फीड रेट हो गया, RPM हो गया,
आरपीएम में वो जहाँ पर आप मान लो आप टर्निंग कर रहे हो, तो टर्निंग में आपकी जो आरपीएम है वो बहुत ही हाई है, ठीक है, तो भी आपके जो सरफेस फिनिश है वो ख़राब आने के चांसेस रह जाएंगे, क्योंकि आरपीएम मान लीजिए टर्निंग में जनरली रिक्वायर होती है 1500 आरपीएम, ठीक है, और आपने आरपीएम सेट की हुई है साइकिल टाइम कम करने के लिए आपको 3000 आरपीएम, तो क्या है आपको जो फिनिशिंग है वो आपकी सही नहीं आएगी। तीसरा है आपका डेप्थ ऑफ कट। मान लीजिए ये आपका कोई वर्क पीस है और ये आपका कोई टूल चल रहा है, ये डिपेंड करता है आपको कितनी अंदर जाके मटेरियल रिमूव कर रहे हो, डेप्थ ऑफ कट कितनी है। मान लीजिए कोई एक तो आप बिल्कुल ही हल्का सा टच करा के आप मटेरियल रिमूव करा रहे हो, दूसरा है आप कितने अंदर तक जा रहे हो, आप कितनी अंदर तक जा रहे हो, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ कट पे। अगर आप जितनी जाके वर्क पीस के अंदर जितनी अंदर जाके आप मटेरियल को डेप्थ करोगे उतनी ही आपको ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि लोड जितना आप वर्क पीस के अंदर जाके मटेरियल कट करोगे उतना ही ज़्यादा लोड पड़ेगा, और ज़्यादा लोड आएगा तो वाइब्रेट करने के चांसेस ज़्यादा हैं। टूल हमारा जो है आपका वो डिफ्लेक्ट करने के चांसेस हैं, और टूल अगर डिफ्लेक्ट करेगा तो आपका रेफरेंस खराब आ सकता है, ठीक है, वो होता है डेप्थ ऑफ कट। अगला ये डिपेंड करता है टूल ज्योमेट्री पे, टूल की ज्योमेट्री पे भी ये डिपेंड करता है। टूल की ज्योमेट्री क्या हो गई, जैसे कि नोज रेडियस, रैक एंगल, कटिंग एज, साइड एंगल, जो भी आपकी टूल की जो भी ज्योमेट्री है उस पर भी आपकी ये डिपेंड करता है, ठीक है। अगला आपका ये डिपेंड करता है सरफेस, डिपेंड करता है मशीनिंग टूल यूज़ पे, आप किस प्रकार का मशीनिंग टूल यूज़ कर रहे हो, ऑक्सिलरी टूल यूज़ कर रहे हो या लुब्रिकेटिंग टूल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उस पर भी आपका कूलेंट लेवल कितना है, कूलेंट लेवल पे भी ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। तीसरा ये करता है वाइब्रेशन पे, वाइब्रेशन बिटवीन द वर्क पीस एंड द मशीन टूल, जो आपका मशीन टूल है और वर्क पीस में कितना वाइब्रेट कर रहा है उसके ऊपर भी आपको ये काफ़ी डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि मैं आज ये आपका रेफरेंस का टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो आप बेझिझक होकर आप कमेंट में टाइप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में नीचे जाके, और आपका जो भी डाउट्स है मैं आपको 100% क्लियर करके दूंगा। और तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, अगर आपने कुछ सीखा है, आपको अच्छा लगा है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, उनको भी हेल्प मिलेगी सीखने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों आपको धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।